चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर हम लोग 16 से लेकर 23 ऑफ नवंबर के लिए। तो जो करंट अफेयर होगा वो आज हम लोग शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे 23 तक। मतलब कहां से कहां करंट अफेयर होगा हमारा 16 ऑफ नवंबर से लेकर एक तरीके से 23 ऑफ नवंबर के लिए। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि ये 7:30 बजे ये हमारा यूट्यूब चैनल पर अपलोड होता है, तो आप लोग तुरंत ही हो जाएगा ये अपलोड जैसे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले एक मोटिवेशनल कोट होना चाहिए आपके पास। तो अगर देखा जाए मेक टुडे ग्रेट, सिंपल सा बात बोला गया है कि आज का दिन जो है अपने आप में एक ऐसा दिन बनाइए कि जो हर दिन एक ग्रेट हो, मतलब अपने आप में ही एक हर एक दिन महान बने। और उसको बनाने की कोशिश अगर कोई इंसान करता है तो वो इंसान बहुत आगे और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़कर चलता है। तो ये बात याद रखना है, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर जो है बिलीफ रखना है हमेशा। कोई भी एग्जाम अगर आप निकाल रहे हैं तो वो एग्जाम निकलना आसान नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इतना है। ठीक है, तो स्टे फोकस रहिए उसके लिए। अगर बिलीव इन योरसेल्फ किए हैं तो उसके लिए आपको क्या स्टे फोकस, और ये दोनों अगर आप साथ में फॉलो करके चल रहे हैं तो आप अपने दिन को जो है वो महान बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो करंट अफेयर है वो क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो करंट अफेयर है जो वो हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, स्क्रीन पर अगर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा तो सबसे जो करंट अफेयर है वो क्या है भाई, विच इंडेंजर्ड स्पीसीज इज बीइंग प्रोटेक्टेड। कौन सा इंडेंजर्ड स्पीसीज जो है उसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है। किसके द्वारा, किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। विच इंडेंजर्ड स्पीसीज is being protected under the dolphin ambulance initiative launched by the national mission for a clean ganga। जो national mission for a clean ganga है, ठीक है, उसके द्वारा कौन से जो डॉल्फिन स्पीसीज को, या फिर कौन से डॉल्फिन जो स्पीसीज है, या फिर बोला जाए कौन से जलीय पशु को एक बार संरक्षित करने के बारे में बात किया गया। मतलब राष्ट्रीय स्वच्छता या फिर स्वच्छ गंगा मिशन के तहत के द्वारा शुरू की गई एक तरीके से डॉल्फिन एम्बुलेंस पहल जो है के तहत किस जो लुप्त प्राय प्रजाति का जो संरक्षित किया जा रहा है, तो उसका नाम क्या है भाई, गंगा डॉल्फिन। क्या है, गंगा डॉल्फिन। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन, ठीक है, वो हमारे देश का क्या है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है। भारत की राष्ट्रीय जो जलीय पशु के रूप में हम लोग इसको मानते हैं। ठीक है, ये स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर गंगा रिवर के बारे में अगर बात बोला जाए, क्योंकि गंगा रिवर को साफ करने का जो एक तरीके से काम होता है वो किसका है, मतलब ज्यादातर इकोलॉजिकल जो हेल्थ है उसका बैलेंस करने का काम जो है वो गंगा डॉल्फिन के द्वारा किया जाता है। इस प्रोजेक्ट में टोटल बजट जो है वो 1 करोड़ रुपए लगाया गया है। तो ये भी याद रखिएगा 1 करोड़ रुपए के बजट वाली यह परियोजना है, और जिसको एक तरीके से यह बोला गया है कि यहाँ पर साफ सुथरा जो होगा वो मेंटेन किया जाएगा गंगा को। आगे आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल रहा होगा तो सेकंड क्वेश्चन है कि वेयर इज द रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल हैंड रिटन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैन्युस्क्रिप्ट बीइंग शोकेस्ड। मूल जो हस्तलिखित भारतीय संविधान जो पांडुलिपि की जो प्रतिकृत कहां प्रदर्शित की जा रही है, तो वो कहां की जा रही है भाई, शारजाह में। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है शारजाह में कि, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हैंड रिटन इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी मैन्युस्क्रिप्ट को शोकेस किया जा रहा है शारजाह में। तो ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि आपको पता होना चाहिए। वेयर विल द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट द फर्स्ट एवर बोडोलैंड महोत्सव ऑन नवंबर 15। तो प्रधानमंत्री 15 नवंबर को पहली बार बोडोलैंड जो महोत्सव है का उद्घाटन कहां करेंगे, तो कहां करेंगे भाई, न्यू दिल्ली में करेंगे। जो बोडोलैंड है वो बोडोलैंड किससे रिलेटेड है भाई, बोडोलैंड एक पॉपुलेशन है, जो बोडोलैंड एक पॉपुलेशन है, बोडो पॉपुलेशन होता है, वो असम वगैरह में पाया जाता है। असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो यहाँ पर पाया जाता है, जो कि एक खत्म होने के कगार पर है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। तो इनको एक तरीके से संरक्षित करने के लिए या फिर इनको बढ़ावा देने के लिए कोलकाता, ये जो न्यू दिल्ली में है
उनका महोत्सव मनाया गया था। उनका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, या फिर बोला जाए जिनका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आते हैं उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर में। ये करंट अफेयर का क्लास आपका पहला है। आगे आते हैं कि विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या बोला गया, विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज बूस्टेड इट्स क्लाइमेट लेंडिंग बाय 7.2 बिलियन विथ अ ग्रांट्स फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस एंड जापान। बोला गया किस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जापान की गारंटी के साथ अपनी जलवायु ऋण को 7.2 बिलियन डॉलर तक बढ़ाया है। तो ये कौन बढ़ाया भाई, ये बढ़ाया एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन बढ़ाया, एशियन डेवलपमेंट बैंक। कि अब वो क्या करेगा कि 7.2 बिलियन जो लोन होगा वो दे सकता है, किससे रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड, क्योंकि क्लाइमेट आप देख रहे हैं कितना इफेक्ट हो रहा है। तो क्लाइमेट को सुधारने के लिए जो जापान है और अमेरिका ने साथ में ही मिलकर बहुत एक बिलियन डॉलर तो सिर्फ अमेरिका दिया है, $1 बिलियन सिर्फ अमेरिका दिया है एक्स्ट्रा पैसा, कि आप दुनिया को क्या करो, लेंड करो, मतलब दुनिया को आप क्या करो, एक तरीके से पैसा प्रोवाइड करो, ताकि जो हमारे पूरे पृथ्वी का क्लाइमेट है वो एक तरीके से ठीक हो सके। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मनीला है, फिलीपींस। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, मनीला फिलीपींस है। ठीक है, मनीला फिलीपींस। और खास करके ये जितने भी सारे एशियाई देश हैं उनको ये ऋण प्रोवाइड कराता है, ताकि जो है क्लाइमेट वगैरह, क्लाइमेट के लिए, फिर डेवलपमेंट के लिए भी कराता है, लेकिन खास करके यहाँ बात किया गया है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े। आगे आते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म दैट मेड द लैंडफॉल इन द नदर्न हॉन्डुरस थ्रेटनिंग अ फ्लड इन सेंट्रल अमेरिका एंड सदर्न मैक्सिको। यहां बोला जा रहा है उत्तरी जो हॉन्डुरस में आए जो तूफान का नाम क्या है, जिससे मध्य अमेरिका और दक्षिण मैक्सिको में बाढ़ का खतरा है। तो वो कौन सा स्टॉर्म था भाई, कौन सा बताएगा कोई, कौन सा स्टॉर्म है? तो वो एक तरीके से कौन है, सारा है। देखो जो एक तरीके से जो सेंट्रल अमेरिका है और जो सदर्न मैक्सिको है, तो एक तरीके से उस समंदर के बीच का एक बॉर्डर टाइप में है, तो वो सारा स्टॉर्म वहां आने का है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हो सकता है कि फ्लड का सिचुएशन बन जाए अगर ये सारा जो है वो आ जाए। ठीक है, सारा स्टॉर्म आ जाए। तो एक सारा स्टॉर्म याद रखिएगा, सारा किससे रिलेटेड है, सेंट्रल अमेरिका और सदर्न मैक्सिको से। आगे आते हैं, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग इंटेलिजेंट रिसीवर फॉर इनहांसिंग 6G एंड मिलिट्री कम्युनिकेशन सिक्योरिटी। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो 6G और सैन्य संचार सुरक्षा को बढ़ावा के लिए बुद्धिमान जो रिसीवर विकसित कर रहा है, या फिर जो अभी किया है हाल ही में, तो वो किसने किया है भाई? तो अगर बोला जाए यहाँ पर दो चीजों के बारे में बात किया जा रहा है, 6G के बारे में कि अब कोई ऐसा भारत का जो इंस्टीट्यूशन है या फिर भारत का जो संस्थान है जो कि एक तरीके से जो दूसरे देश के संस्थान, जैसे यूएसए का संस्थान हो गया या फिर साउथ कोरिया का संस्थान हो गया या जापान का संस्थान हो गया, तो ये सब संस्थान बोला जाता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। तो एक तरीके से भारत ने भी इसका प्रयास किया है और 6G और डिफेंस को लेकर, मतलब किस तरीके से सैन्य जो है कम्युनिकेशन को बढ़ाया जाए, उसके लिए काम कर रहा है। तो वो IIT इंदौर है। तो ये भी याद रखिएगा, IIT इंदौर इज द राइट आंसर, जो कि किसके लिए काम कर रहा है, 6G और सैन्य संचार सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस तरीके का उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है टेक्नोलॉजी का। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर करंट अफेयर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेपन सिस्टम डेवलप्ड बाय द DRDO। DRDO के द्वारा, DRDO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे देश में क्या करता है कि वेपन वगैरह जो है वो डेवलप करता है। तो वेपन वगैरह डेवलप करने का काम जो है वो DRDO के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा वेपन का नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेपन सिस्टम जो कि डेवलप किया जा रहा है DRDO के द्वारा, सक्सेसफुली कंप्लीटेड कर दिया गया है और उसका फ्लाइट टेस्ट भी रिसेंटली किया गया है। तो DRDO द्वारा विकसित उस हथियार प्रणाली का नाम क्या है जिसने हाल ही में उड़ान परीक्षणों का एक जो श्रृंखला सफलतापूर्वक पूरी करी है।
तो वो किसने करी है? पिनाका ने। याद रखिएगा, पिनाका एक ऐसा वेपन है जो कि एक तरीके से अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा पिनाका इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखा जाए एट्थ वाले में क्या है? एट्थ वाले में है कि इन 2024 व्हाट इज द डेट ऑफ गुरु नानक जयंती मेकिंग अ 555th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी। तो गुरु नानक देव जी का जो बर्थडे था वो कब मनाया जाता है भाई, ये बात बताइए। और ये कौन सा बर्थडे था इस साल? 555th, मतलब क्या? 555। ये बर्थडे गुरु नानक जी का हर जो साल होता है वो 15 नवंबर को मनाया जाता है, तो याद रखना है। ठीक है, 2024 में गुरु नानक जयंती किस तारीख को मनाई जाएगी या मनाई गई? जो गुरु नानक देव जी का कितना जयंती था? 555th। ठीक है, तो वो 15 नवंबर को जो है इसको किया गया। ठीक है, मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ऑन विच डेट इज द नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? हम जो भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस, आप ही जानते हैं कि बहुत सारी चीजें बात होती है प्रेस से रिलेटेड, कि प्रेस को किस तरीके से दबाया जाता है पॉलिटिकल विल के लिए। मतलब जो हमारे देश में जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं वो एक तरीके से दबाने की कोशिश करते हैं अपनी बातों को, तो एक तरीके से इसके फ्रीडम के लिए बात किया जाता है नेशनल प्रेस डे के अंदर। और उनको एक तरीके से बोला भी गया है, इसका याद रखना है, विषय इंपॉर्टेंट है कि चेंजिंग द नेचर ऑफ द प्रेस। इसका विषय क्या है इस साल का? प्रेस का बदलाव जो स्वरूप है वो किस तरीके का होना चाहिए, इस पर जो है एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने के बारे में बात किया गया है। और हर साल जो होता है वो नवंबर 16 को नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। जो नेशनल प्रेस डे जो था, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, हमारे देश का जो भारतीय प्रेस परिषद है पीसीआई, उसके द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। सॉरी, ठीक है, कब शुरू किया गया था भाई? 1966। ठीक है, तो 1966 को ये शुरुआत किया गया था भारतीय प्रेस परिषद के द्वारा। ठीक है, ये बात याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद बहुत जरूरी है। आगे आते हैं। अगर बोला जा रहा है कि विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड कम एंड इंस्टॉल अ सोलर प्रोजेक्ट इनिशिएटिव टू प्रमोट अ प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन अ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। किस भारतीय राज्य ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आओ और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें पहल शुरू करिए? तो ये पहल याद रखना है। ठीक है, तो किसने शुरू करी है भाई? तो एक तरीके से हिमाचल प्रदेश ने करी है, तो इंपॉर्टेंट है ये, हिमाचल प्रदेश ने शुरुआत करी है। आप जानते हैं कि सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। ठीक है, और रूफ टॉप पर भी लगाया जाता है इसको। रूफ टॉप पर मतलब एक तरीके से जहां पर हर घर के ऊपर लगाया जा रहा है, जो कि एक तरीके से लोग उसको बिजली को भी बेच सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश ने ये जो शुरुआत करा है स्कीम, या फिर बोल दिया जाए कि एक ऐसा इनिशिएटिव जो कि आने वाले समय में कारगर साबित हो सकता है। जो हिमाचल प्रदेश के सीएम है वो कौन है? सीएम है सुक्खू जी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सुक्खू जी है वो क्या है वहां के सीएम है फिलहाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखा जाए तो क्या है भाई? आगे अगर है, इन विच इंडियन स्टेट इज द हाईनीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल रिसेंटली बैंड इंसर्जेंट ग्रुप प्राइमरली बेस्ड? बोला जा रहा है कि हाल ही में प्रतिबंधित जो उग्रवादी समूह जो हिनीव ट्रैप, ठीक है, नेशनल लिबरेशन जो काउंसिल है HNLC मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो याद रखना है कि ये एक बोला जाता था क्योंकि टेररिस्ट ग्रुप है जिसको बैन किया गया है रिसेंटली। तो एक तरीके से वो कहां से रिलेटेड करता है? वो मेघालय से रिलेटेड करता है। बस ये याद रखिएगा कहां पर कि कौन सा ग्रुप है भाई, ये कौन सा लिबरेशन काउंसिल है। तो एक तरीके से इन विच स्टेट इज द हाईनीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल रिसेंटली बैंड द इंसर्जेंट ग्रुप। इंसर्जेंट ग्रुप को बैन किया गया, वो कहां किया गया? मेघालय में। ठीक है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में आए दिन जो होता है वो इंसर्जेंट ग्रुप्स जो होते हैं वो एक तरीके से हमारे देश की प्रतिभूता को
बर्बाद करना ही चाहते हैं, तो इसकी वजह से ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट अनवील्ड अ चैन की मेगा जो पोर्ट है इन पेरू, ठीक है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि जो चैन के, यहां पर याद करना चैन के मेरू पोर्ट, जैसे हम लोग चाहबार पोर्ट है ना, चाहबार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं ईरान में, तो ये सब वैसे ही सेम उसी तरीके का जो पोर्ट है वो चैंके मेगा पोर्ट जो अनवील किया गया पेरू में, किसके द्वारा, किस देश की राष्ट्रपति के द्वारा पेरू में जो चाणक्य मेगा पोर्ट का अनावरण किया गया है, तो वो किसके द्वारा किया गया, चाइना के द्वारा किया गया। तो एक इंपॉर्टेंट है कि हमारा पड़ोसी देश जो है अलग अलग देश में पोर्ट को, अब पोर्ट का डेवलप करने का मतलब क्या होता है, पोर्ट का डेवलप करने का मतलब होता है कि एक तरीके से वो अपने सामान को वहां पर ले जाएगा और वहां से अलग अलग देशों में वो क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। तो हाल ही में पेरू में जो है वो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, जिनपिंग है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, जिनपिंग सी जिनपिंग, ठीक है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो पेरू में किया गया। आगे आते बोला जा रहा है who has been appointed as the prime minister of Mauritius after leading the alliance due changement coalition to a landslide victory in the recent election। हाल ही में हुए चुनाव में जो अलायंस ड्यू जो चैनमेंट गठबंधन सरकार, जैसे हमारे देश में गठबंधन की सरकार चलती है वैसे ही वहां पर गठबंधन अलायंस ड्यू चैनमेंट गठबंधन को भारी जीत दिलाने के बाद जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया भाई, तो यहाँ पे बोला जाए मॉरिशस एक इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारे देश के लिए भी, ठीक है। तो वो कौन है, नवीन राम गुलाम, ठीक है, अरे गुलाम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो नवीन राम गुलाम जो है वो एक तरीके से नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, कहाँ के, मॉरिशस के, इंपॉर्टेंट है मॉरिशस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ा जाए अगर, तो क्या है भाई 14th में, विच कंट्री इज कंसिडरिंग अ लॉ ऑफ restrict teenager use of social media platform like Instagram and TikTok। कौन सा देश किशोरों मतलब जो यूथ पॉपुलेशन है के इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंधित करने का कानून पर विचार कर रहा है। तो एक तरीके से कौन विचार कर रहा है भाई, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आज का ये ट्रेंडिंग चीजें है कि सोशल मीडिया क्या कर रहा है, पूरे देश की पॉपुलेशन को या कोई भी पूरे देश क्या पूरे विश्व भर की पॉपुलेशन को एक तरीके से मेंटल हेल्थ में उसको रिलेट कर रहा है कि नहीं, उनका मेंटल हेल्थ धीरे धीरे खराब होते जा रहा है सोशल मीडिया की वजह से। और एक तरीके से सोशल मीडिया पर नाम कमाने के लिए या कुछ भी आगे बढ़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए उल्टे सीधे काम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जान भी जोखिम में डाला जा रहा है लोगों को, ठीक है, या लोगों के द्वारा अपनी जान को जोखिम में डाला जा रहा है। तो ये कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया है, जो विचार कर रहा है कि किस तरीके से या कौन से कानून लाया जाए ताकि वहां इंस्टाग्राम और जो टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म से फेसबुक भी आ जाता है कि इस्तेमाल पर प्रतिबंधित करने का कानून पर विचार हो रहा है। और जल्द ही वहां पर सुनने में आ रहा है कि कानून जो होगा वो आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखा जाए 15th नंबर, who was appointed by the US president as the director of national intelligence। मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किसे राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये, कौन सा खुफिया निदेशक, तो राष्ट्रीय नेशनल इंटेलिजेंस, जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे देश में रॉ वगैरह काम करता है, सेम उसी तरीके से जो है एक तरीके से हेड बनाया गया हमारे देश का जो एनआईए कौन है भाई, नेशनल इंटेलिजेंस जो हेड कौन है एनआईए के, कौन है, अजीत डोवाल है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सॉरी एनएसए, अजीत डोवाल है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे देश के, ठीक है, जिनका नाम तो बहुत एक तरीके से प्रसिद्ध है। सेम उसी तरीके से जो यूएस प्रेसिडेंट जो कि अभी हाल ही में वहां के प्रेसिडेंट चुने गए हैं, और यहाँ पर जब उन्होंने एक तरीके से क्या कि अपना राष्ट्रपति का शपथ लिया था, तो भगवत गीता पर हाथ रखकर उन्होंने शपथ लिया था। और इन्होंने भी तुलसी जो गबार्ड है, ठीक है, तुलसी गबार्ड जो है एक तरीके से
नए जो है वो क्या डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाए गए हैं, कहाँ के, अमेरिका के। तो एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जो एक तरीके से इंडिया से भी उनका ताल्लुकात है, लेकिन वो बात बोला जाता है कि इंडिया को सपोर्ट करेगा, लेकिन कोई भी जो बड़े लीडर्स होते हैं जो कोई पर्टिकुलर कंट्रीज में या फिर उस कंट्री के द्वारा लोगों के द्वारा उनको चुना गया है या फिर वहां के मिनिस्टर्स ने चुना है, तो हमारे देश के लिए कम ही सोचेंगे, हमेशा वो अपने देश के लिए ज्यादा सोचेंगे। जैसे ऋषि सुनक जो थे, वो बोला जाता था कि वो क्या, कि हमारे देश के लिए बहुत काम करेंगे। भाई अपने देश के लिए वो काम करेंगे ना, हमारे उनके उनके देश से रिलेटेड जो अच्छा होगा उस पर वो फोकस करेंगे, ना कि हमारे देश पर सारी चीजें वो लुटाएंगे, है कि नहीं। तो ये बात याद रखना है कि जो भी चुना जाता है वो एक तरीके से, तो यहाँ पर नेशनल जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जो अमेरिका का कौन चुना गया, तुलसी गाबार्ड, इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति सरकार में, मतलब ये ट्रंप सरकार में। आगे आते हैं, विच जापानीज टेक्नोलॉजी जो कॉन्ग्लोमेरेट हैज पार्टनर्ड विथ NVIDIA, ठीक है, NVIDIA to launch the world's first AI and 5G integrated telecom networks known as 5G AI RAN। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस जापानी प्रौद्योगिकी समूह ने दुनिया का पहला तो इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है, दुनिया का पहला AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G एकीकृत दूरसंचार नेटवर्क जिसे 5G AI RAN नाम से जाना जाता है, लॉन्च करने के लिए NVIDIA के साथ साझेदारी करी है। तो जैसे हम लोग पहले यूज करते थे 5G, 4G, 3G, अब क्या है, अब जो आने वाले समय में आएगा वो आएगा 5G, उसके साथ साथ AI भी इनबिल्ट है, मतलब जो AI का टेक्नोलॉजी भी साथ में इनबिल्ट आ रहा है उस कम्युनिकेशन में, मतलब अपने आप ही सर्च, जैसे गूगल क्रोम वगैरह सब मिलता था, अब उसके साथ जो होगा वो एक तरीके से क्या होगा कि हमें AI के साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, देखिए सब लोग बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, आपकी नौकरी को खा जाएगा। बिल्कुल नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि आप क्या करो, अगर जो इंसान AI को सीख लेगा, मान लो कि कोई नौकरी कर रहा है उसके साथ वो AI को यूज करना सीख ले रहा है, तो इसका मतलब क्या, उसका अपने आप ही प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, अपने आप ही उत्पादकता बढ़ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि वो बाद में चलकर उस नौकरी पर आराम से ढल सकता है। जैसे बोला जाता था कि जब कंप्यूटर आया था तो बहुत लोगों को डर था, और खास करके हमारे देश के लोगों को, कि भाई वो लोगों का नौकरी जो है खा जाएगा, लेकिन समय समय से धीरे धीरे लोगों ने सीखा इसको और एक तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल में उतारा, तो ये एक तरीके से प्रोडक्टिविटी का काम करना शुरुआत कर दिया गया इसके द्वारा। तो यहाँ पर कौन बोला गया, NVIDIA के साथ जो है सॉफ्ट बैंक ने पार्टनरशिप करी है, जो कि एक तरीके से वर्ल्ड फर्स्ट AI एंड 5G इंटीग्रेटेड टेलीकॉम नेटवर्क आ रहा है, जिस तरीके से जियो वगैरह है। तो कौन सा टेलीकॉम नेटवर्क, 5G AI RAN के नाम से जाना जाएगा। ये नेटवर्क का नाम कौन सा है, ये भी याद रखना, 5G AI RAN, ठीक है, 5G AI और RAN, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट बैंक के साथ NVIDIA ने एक तरीके से साझेदारी करी है, ठीक है। आगे आते हैं, आगे अगर देखा जाए क्या बोला गया, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया एंड द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्या बोला गया, हाल ही में अभी आप देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को बदला गया है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट के नए जज कौन बने भाई, खन्ना जी बने, संजीव खन्ना, ठीक है। तो खन्ना जी को बनाया गया है भाई। तो एक तरीके से कौन से आर्टिकल के तहत, 124 आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 के अनुसार जो होता है के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है किसके द्वारा, जो हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, ये तो पता ही होगा, मुर्मू जी हैं, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। तो उनके द्वारा जो है एक तरीके से अभी क्या किया गया, उनको भारत संविधान के अनुसार उसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, 124 आर्टिकल के तहत। और संजीव खन्ना भी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इसके पहले कौन थे, इसके पहले कौन थे भाई, आप कमेंट करिए, कमेंट में बताइएगा जरूर। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे जिन्होंने एक तरीके से 370 आर्टिकल का जो है वो डिसीजन सुनाया था, ठीक है, डिसीजन सुनाया था। तो एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, तो ये आप लोग बताइएगा जरूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर देखा जाए 18 विच इंडियन स्टेट हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अ स्नेक बाइट जो एनवेनोमोशन एज अ नोटेबल डिजीज अंडर द पब्लिक हेल्थ एक्ट। मतलब बोला गया कि किस
भारतीय राज्य ने आधिकारिक तौर पर अपने सार्वजनिक जो स्वास्थ्य अधिनियम तहत सांप के काटने से होने वाला विष की जो अधिसूचित रोग घोषित किया गया है, तो किसके द्वारा घोषित किया गया भाई? तमिलनाडु के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि भाई स्नेक बाइट जो है वो बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे घने घने जंगल होते हैं और बहुत जहरीले सांप जो पॉइजनस जो स्नेक्स होते हैं वो पाए जाते हैं वहां पर। तो एक तरीके से वो भी किसके अधिसूची में, अधिसूची कौन सा रोग घोषित कर दिया गया उसको, स्नेक बाइट को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत सांप के काटने से होने वाले विष को जो है अधिसूचित जो रोग घोषित कर दिया गया, वो कहां पर? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये स्नेक बाइट फर्स्ट ऐसा स्टेट है जिसने ऑफिशियली ये डिस्क्राइब करा है। इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं 19th में। देखिए 19th में बोला गया है कि व्हाट इज द इंडियाज रैंकिंग इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द इंडियाज रैंकिंग इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, कि हमारे देश का क्या रैंकिंग है सीसीपीआई 2024 के इंडेक्स में 2025। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा? जलवायु परिवर्तन जो प्रदर्शन सूचकांक में हमारे देश का जो रैंक है वो 10th नंबर पर है। कितना है? रैंकिंग जो है हमारा 10th नंबर पर है, जो कि हमने एक तरीके से इंप्रूव करी है। अगर थोड़ा सा इसको डिटेल में देखें तो इंडिया ने सिक्योर करा है कितना? 10th पोजीशन करा है हिंदी में देखा जाए तो वहां पर। लेकिन पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछेगा कि सीसीपीआई जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो ज्वाइंटली पब्लिश्ड बाय द जर्मन वॉच एंड अ न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूशन एंड द क्लाइमेट एक्शन जो नेटवर्क इंटरनेशनल। तो इनके दोनों के द्वारा, जो जर्मन वॉच एक कंपनी है और साथ ही साथ जो न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूशन एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, मतलब जो जर्मन वॉच और जो न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और जो क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। दोनों चीज याद रखना है, क्या क्या प्रकाशित किया जाता है? सीसीपीआई। और इसमें भारत का रैंक कितना है? ये। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इसमें सबसे ज्यादा जो सबसे अच्छा परफॉर्म कौन कर रहा है, तो डेनमार्क जो है सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब डेनमार्क इस सूची में सबसे ऊपर है, उसके बाद नीदरलैंड है, उसके बाद यूके है। मतलब एक तरीके से यूरोपियन कंट्रीज बहुत अच्छे तरीके से इसमें परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में देख रहे हैं आप, यूरोप अगर यूरोपियन यूनियन में देखा जाए तो 27 कंट्रीज जो है वो यूरोपियन यूनियन में है। ठीक है, तो उसमें से सोचो कि डेनमार्क जो है बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, नीदरलैंड भी और यूके भी, यूनाइटेड किंगडम भी। अगर इसके साथ देखा जाए तो चाइना एंड द यूएसए रैंक 55th एंड 57th रिस्पेक्टिवली। मतलब जो चाइना है वो चाइना है वो 57th, चाइना 55th है, चाइना 55th है और यूएसए कितना है? 57th रैंक पर। ये एक तरीके से क्रमशः देखने को मिलता है। ठीक है, किसके द्वारा रिपोर्ट किया गया? जर्मन वॉच के द्वारा और सीसीपीआई। ठीक है, आगे आते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज अनाउंस्ड 100% exemptions on the road tax and registration fees for the electric vehicles until December 31st, 2026। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो जाए। ठीक है कि नहीं? तो यहां बोला किस भारतीय राज्य ने 31 दिसंबर 2026 तक इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों पर जो रोड टैक्स है, मतलब रोड टैक्स नहीं लगेगा भाई। ठीक है, और उसके साथ साथ पंजीकरण जो शुल्क है उसमें 100% जो होगा वो माफी की घोषणा की गई है। तो कौन से सरकार के द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा वो काम किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट ये स्टेट है जिसने ये काम करा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने भी ये करा है कि भाई उसको अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लेता है तो उसको एक टैक्स में जो होगा वो छूट मिलेगा। यूपी ने भी ये काम करा, लेकिन यहाँ पूरी तरीके से, और वो कब तक? 31 दिसंबर 2026 तक ये काम किया गया। हो सकता है उसको बढ़ा दिया जाए, और इसको बढ़ावा देने का एक ही कारण है। क्या कारण है भाई? कि ताकि हमारे देश का जो इन्वायरमेंट है, अभी आप देख रहे हैं दिल्ली रहने लायक जगह नहीं है कि नहीं? इतना उसका AQI जो है, एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो गिर गया। साथ ही साथ उसके आसपास का जितना भी
जो एक स्टेट्स हैं, जैसे मान लो कि स्टेट्स या बोलो यूपी का भी हालत खराब है, मतलब यूपी का कुछ जिला जो है गाजियाबाद वगैरह जो आपस में रिलेट करते हैं उनका भी हालत जो है खराब है। तो एक तरीके से ये काम, और बोला जाता है कि हमारे देश में जो पॉल्यूशन होता है वो 50% जो पॉल्यूशन होता है वो प्राइवेट व्हीकल से होता है। सोचो हमारे देश में जो भी पॉल्यूशन हो रहा है, जो भी प्रदूषण हो रहा है, वो प्राइवेट व्हीकल से 50% हो रहा है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट को है उसको बढ़ावा देना चाहिए और लोगों को और भी सही तरीके से उनको जागरूकता फैलाना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सस्ते दामों पर, क्योंकि आज भी हमारे देश में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो आज भी बहुत ज्यादा दामों में बिक रहा है। तो उसको कम करो थोड़ा सा, या फिर उसमें सरकार थोड़ा सब्सिडी दे, सब चीज करे, तब हो सकता है कि प्राइवेट इंसान उसको खरीदे, क्योंकि प्राइवेट आदमी तो खरीदना बंद नहीं करेगा। और खास करके दिल्ली में जो है या पूरे हमारे देश में 50% जो है वो एक तरीके से प्राइवेट व्हीकल से क्या आ रहा है, और 30% सोचो किससे आ रहा है भाई, हमारे देश में जो आसपास में रोड बनते हैं, रोड में जो धूल उड़ते हैं, या फिर रोड देखो आए दिन कभी बनेगा फिर कभी खुदेगा, कभी बनेगा कभी खुदेगा, तो उससे जो पोल्यूशन निकल के आ रहा है, तो जिसकी वजह से जो होता है वो पोल्यूशन और भी हमारे देश में बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन मेन कारण जो बताया गया है वो क्या बताया गया, 50% गाड़ियों से जो है वो पोल्यूशन हो रहा है। तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा एक अच्छा कदम है, तो एक इंपॉर्टेंट एक कदम है जो कि आपको पता होना चाहिए। In which Indian state is the Hornbill Festival, also known as the Festival of Festivals, held annually? तो यहां पर क्या बोला गया भाई कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है, जिसे त्योहारों का त्योहार भी बोला जाता है, कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो वो कहां पर है, नागालैंड में। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल है। तो याद रखिएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल किस हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है, तो वो नागालैंड से संबंधित है, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार के रूप में, त्योहारों का त्योहार के नाम से भी जाना जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, तो कहां से रिलेटेड है, नागालैंड से। क्लियर हो गया, आगे आते हैं। अब ये मैंने पढ़ा तो और भी आश्चर्यचकित हुए भाई कि विच कंट्री है रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट नेशनल सेंसस नियरली इन 40 years, मतलब 40 साल, मतलब जो बोला जाएगा, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि कौन से कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च करा है इंडिया फर्स्ट जो नेशनल सेंसस है, वो 40 साल में, पिछले 40 साल में उसने सेंसस है। जैसे हमारे देश में जो जनगणना होता है, सेंसस जो होता है वो कितना, हर 10 साल में होता है, हर 10 साल में क्या होता है, जनगणना होता है। तो जैसे पिछला जनगणना जो हुआ था 2011-12 में, मतलब 11-12 का हमारे पास रिपोर्ट है, लेकिन अभी जो है वो 2000 बोला जा रहा है कि 2025 को जनगणना हमारा शुरू होगा, मतलब 2025 में शुरू होगा, 26 तक वो एक तरीके से तैयार हो जाएगा हमारे देश का। बीच में इसीलिए वो डिस्टर्ब रहा क्योंकि होना था कब, 2022 में होना था, 2022-23 में होना था, लेकिन वो चीज क्या हो गया, टल गया। क्यों? क्योंकि कोविड वगैरह सिचुएशन आ गया था, जिसकी वजह से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हो पाया। तो हाल ही में किस देश में लगभग 40 साल के बाद अपनी पहली राष्ट्रीय जनगणना जो शुरू की है, तो वो किसने करा है, इराक ने करा है। इंपॉर्टेंट है, इराक ने। तो फर्स्ट जो है नेशनल पॉपुलेशन सेंसस सिंस, इसके पहले कब किया गया था इनके द्वारा, 1987 में। ठीक है, 1987 में किया गया था, और 40 साल के वर्षों के बाद जो एक तरीके से जो है फिर से वहां पर सेंसस जनगणना जो है वो लाया जा रहा है। ठीक है, तो 1987 में इसके पहले लाया गया था वहां पर इराक में। ठीक है, आगे आते हैं। आगे अगर देखा जाए तो देखिए आगे बोला गया, अब एमसीक्यू खत्म हुआ, थोड़ा सा हम लोग एडिटोरियल का एक पार्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग उत्तराखंड का न्यूज देखेंगे। रिसेंटली अगर डेटा के अनुसार देखा जाए, किसके द्वारा, नासा कहाँ का है, जैसे हमारे देश में इसरो है, उसी तरीके से अमेरिका का स्पेस जो देखता है उसमें कौन है, नासा है। नासा का जो फुल फॉर्म है वो याद रखना है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस जो एडमिनिस्ट्रेशन है नासा, उसने जर्मन मतलब ग्रेस के तहत कब, जर्मन मतलब ग्रेविटी रिकवर, जर्मन ग्रेस मतलब क्या, ग्रेविटी रिकवर एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट, ग्रेस का जो फुल फॉर्म है। ठीक है, सैटेलाइट रिवील्स, एक सैटेलाइट है जो कि पूरे पृथ्वी पर एक तरीके से चक्कर काटती है, वहां से ये जानकारी हासिल करने के लिए कि हमारे देश में जो जलवायु परिवर्तन है वो कितनी तेजी से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो किसके तरीके से हो रहा है। तो एक खास तरीके का एक तरीके सैटेलाइट है जो कि एक तरीके से ऑर्बिट में घूमता रहता है। तो ये इसने बोला है कि डिक्लाइन इन द अर्थ टोटल फ्रेश वाटर लेवल
since 2024। बोला जा रहा है कि बहुत तेजी से जो कुल मीठे पानी का स्तर जो है उसमें गिरावट आया है। मतलब जितना फ्रेश वाटर पहले अवेलेबल था, मीठा पानी जो पीने लायक पानी है, उसमें बहुत बड़ा गिरावट आया सैटेलाइट से। क्योंकि सैटेलाइट से तो पता चल ही जाता है कि कहां पर वाटर जो है खराब हो रहा है, कहां वाटर ठीक है, तो वो एक तरीके से अच्छी बात है। तो जिन्होंने इंफॉर्मेशन, तो बोला गया 2014 से खास करके इसमें बहुत ज्यादा गिरावट आया है। तो बोला जा रहा है ग्लोबली अगर वैश्विक तौर पर देखा जाए तो 2015 से लेकर 2023 के बीच में झीलें, नदियां और जो भूजल सहित भूमि पर जो संग्रहित मीठे पानी है उसमें कितने का गिरावट आया? 1200 क्यूबिक किलोमीटर। सोच रहे हो, बहुत ज्यादा होता है ये। 1200 क्यूबिक किलोमीटर जो उसमें गिरावट आया पानी का, मतलब 1200 क्यूबिक बढ़ना चाहिए। मतलब फ्रेश वाटर जो है वो एक तरीके से और भी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है भाई पूरी पृथ्वी का, तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ हमें फ्रेश वाटर की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। लेकिन वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, जनसंख्या तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारे देश में जो फ्रेश वाटर मीठा पानी है वो कितना कम हो गया 2014 से? 1200 क्यूबिक किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है। और जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भी बोला गया 2023 में कि वैश्विक स्तर पर नदियां जो है, नदियों के 3 दशक में सबसे सूखा वर्ष 2023 को माना गया। मतलब बोला गया जिसमें मीठे पानी का जो संकट और भी बढ़ गया। अब सोचो कि इनके द्वारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि विश्व मौसम विज्ञान हमारे पूरे पृथ्वी के मौसम के बारे में जानकारी देता है कि कहां पर क्या होने वाला है, कहीं चेतावनी अगर देना रहता है तो वो एक तरीके से प्रोवाइड कराता है, खास करके किसके एरिया में, जो समंदर वाले पार्ट वाला एरिया में, जो कि एक तरीके से इंटरनेशनल के अंदर आता है। अगर नेशनल वाला होगा तो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होगा हमारे देश का, ठीक है। तो वहां पर याद रखना है कि इसने बोला था कि 2023 है वो क्या था, सबसे एक ऐसा था कि 3 डिकेड में, डिकेड का मतलब पिछले 30 सालों में सबसे जो एक तरीके से सूखा ईयर था, जिसमें पानी की कमी बहुत ज्यादा हुई, वो 2023 एक ऐसा साल था जिसमें सबसे ज्यादा जो सूखा है वो देखने को मिला। तो सोच सकते हो आने वाले समय में क्या जलवायु परिवर्तन होगा। तो हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके चलना बहुत जरूरी है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि वैसा डेवलपमेंट जहां पर हम लोग फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए चीजों का उपयोग करें, उनको जागरूक करें, यहाँ के लोगों को जागरूक करें, ताकि वो एक तरीके से सस्टेनेबल एनर्जी में कन्वर्ट हो पाए। और जिस तरीके से हमारे बुजुर्ग ने हमें जलवायु की चीजें जो है वो हमें हम लोगों को सौंपी गई है, उसी तरीके का जो जलवायु है वो हम लोग आने वाले जनरेशन को भी सौंपे, वो हमारा एक तरीके से मौलिक अधिकार होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर खास करके भारत में देखा जाए, क्योंकि अगर उसके परिप्रेक्ष्य में देखें, हम लोग विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें कि नासा ने ये काम करा और जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसने क्या बोला, एक तरीके से कितना कम हो गया, 2023 में सबसे ड्राइएस्ट साल रहा है। लेकिन अगर हमारे देश में देखा जाए तो बोला गया होम ऑफ 18% ग्लोबल पॉपुलेशन, हमारे देश में जो है अगर 100 लोग पूरे विश्व में हैं तो उसमें से 18 लोग जो हैं वो हमारे देश में रहते हैं। और इंडिया है जस्ट 4% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर। सोचो हमारे देश में, अब बोला जाएगा यही ना कि 100 लोग रह रहे हैं, उसमें से अब मान लो 100 लीटर पानी है, 100 लोग मतलब पॉपुलेशन कितना, 100, तो 100 पॉपुलेशन में से 18 जो पॉपुलेशन भारत में रह रहे हैं, और 100 लीटर पानी पूरे विश्व भर में मान लो, तो उसमें से 4 लीटर ही पानी हमारे देश को मतलब एक तरीके से आवंटित है। तो सोचो कितना गैप है कि नहीं, कितना गैप है, जो कि एक तरीके से वर्ल्ड टोटल फ्रेश वाटर एंड विच ऑक्यूपाइज मान लिया 2.4% ऑफ द अर्थ सरफेस। अब बोला जा रहा है हमारे देश में जो 2.4% पूरे विश्व भर में, उसमें फ्रेश वाटर पाया जाता है 2.4% में। तो एक इंपॉर्टेंट है कि यह पृथ्वी सतह का सिर्फ 2.4% के हिस्से में फैला हुआ है। कौन सा? फ्रेश वाटर। जो मीठा पानी है वो कितना, बहुत कम एरिया में फैला हुआ है। बाकी तो पानी बहुत है लेकिन मीठा पानी नहीं है, जो पीने लायक पानी है, फ्रेश वाटर। नियरली हाफ ऑफ द रिवर्स आर पॉल्यूटेड। हमारे देश में जो हाफ ऑफ रिवर है, मतलब आधे से ज्यादा जो रिवर है, जैसे यमुना देख लो क्या हालत रहती है, ठीक है। अभी छठ पूजा हुआ हाल ही में, तो वहां पर देखो कैसे लोग एक तरीके से आजकल छठ जो होता है वो नदी नहीं मनाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का वाटर इतना पॉल्यूशन, अपने घर के कंपाउंड के आगे ही कुछ व्यवस्थित कर लेते हैं, वहां पर वो लोग मनाते हैं। तो इसकी वजह से अब बोला जा रहा है ओवर 150 प्राइमरी रिजर्वर्स has just 38% of their storage capacity। और जो 150, अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है कि आधी नदियां प्रदूषित हैं और 150 से ज्यादा प्राथमिक जो जलाशय है
उसका जो भंडारण है उसकी क्षमता कितनी हो गई है कि सिर्फ 38% पर है। सोचो, उसमें 100 लीटर पानी होना चाहिए, लेकिन उसमें पानी कितना है? 38 लीटर ही पानी है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है धीरे धीरे सूखता जा रहा है। हमने पानी ज्यादा निकाल रहे हैं, जितना निकालना नहीं चाहिए उतना ज्यादा। अब मान लो कि एक तुम इंसान हो, अब मान लो कि तुम्हें 8-10 घंटा काम करना चाहिए, अब मान लो कि 12-12 घंटा हर दिन काम, एक दिन में एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, या फिर आप निकल लोगे धीरे से। तो ये सब सारी चीजें क्या हो रही है ग्राउंड वाटर में? अब निकालने बहुत कम है, निकालना बहुत कम है, लेकिन हम लोग निकाल बहुत ज्यादा रहे, जिसकी वजह से जो है हमारा जो जलवायु भंडारण है वो भी धीरे धीरे, या जलाशय जो भंडारण है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और इसकी वजह से जो संकट है और गंभीरता है उसको हमको समझना चाहिए। धीरे धीरे वाटर क्राइसिस जो है होने वाला है। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा, जो कि एक तरीके से पहले प्लानिंग कमीशन होता था, अब नीति आयोग हो गया, तो नीति आयोग के द्वारा भी बोला गया कि जो क्या बोला, इंडिकेट्स दैट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन फेस द एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस। बोला जा रहा है अप्रोक्सीमेटली 600 मिलियन, मतलब 600 मिलियन मतलब 60 करोड़ लोगों के आसपास जो है उनको क्या 2018 के द्वारा एक रिपोर्ट पेश किया गया था, उसमें बोला गया कि बताता है कि हमारे देश में 600 मिलियन मतलब एक तरीके से 60 करोड़ लोगों को पानी की दिक्कत है। मतलब जिन लोगों को अच्छा पानी या फ्रेश वाटर भी सही तरीके से प्राप्त नहीं हो रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब नीति आयोग के द्वारा ये चीज बोला गया, जिसमें गवर्नमेंट को भी साथ तो देना ही है, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को भी सोचना है कि किस तरीके से जलवायु को संरक्षित करके चलें। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि समझ में आना चाहिए। और ये 2018 का रिपोर्ट जो है जो नीति आयोग ने करा था। ठीक है, अब नीति आयोग के चीफ कौन होते हैं भाई? जो नीति आयोग के प्राइम मिनिस्टर, जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, तो वो उनकी अध्यक्षता वो कर रहे हैं। मतलब नीति आयोग एक तरीके से प्लान बनाती है और जितने भी सारे स्टेट्स हैं, जितने भी सारे राज्य हैं, उनको पैसे वगैरह सब मीडियम वगैरह प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो अपने स्टेट्स की डेवलपमेंट करा सकें। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जलवायु परिवर्तन से अगर कुछ भी आए तो आप ये सब सारी चीजें लिख सकते हैं आगे चलकर। एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग हर करंट अफेयर में। आज G20 के बारे में करेंगे। G20 का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, मतलब कितने देशों का जो समूह है भाई? समूह 20 देशों का, 20 देशों का जो समूह है उसको हम लोग ग्लोबल 20। ये बनाने का मेन कारण क्या था? ग्लोबल क्राइसिस, एशियन फाइनेंशियल, अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो ठीक है, थोड़ा जूम कर लीजिएगा। 1999 में जो है एशियन क्राइसिस के बाद, फाउंडेड इन 1999, कब? जब एशियन क्राइसिस हुआ था, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। तो जिसकी वजह से इन लोगों को या फिर एशिया के लोगों को या फिर एशिया के देशों को ये लगा कि हम लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए जो कि एक तरीके से जो अलग अलग देशों से भी मिला रहे, मतलब हम लोग अमेरिका से भी, वेस्टर्न से मिले रहे, और एक तरीके से एक ऐसा ग्रुप बना जहां पर सब साथ में मिलकर एक चीज के लिए फोकस करें ताकि कभी भी क्राइसिस का सिचुएशन ना आ सके। खास करके किसके लिए? फाइनेंशियल इश्यू, जो वित्तीय जो इशू होता है, मतलब जो पैसों का जो दिक्कत होता है वो कभी ना हो और उसके वजह से लोगों को क्राइसिस ना झेलना पड़े। इसके मेंबर जो है वो 19 कंट्रीज हैं और साथ ही इसमें यूरोपियन यूनियन और एक तरीके से अफ्रीकन यूनियन को बाद में जोड़ा गया। तो यहाँ पर कौन था? यूरोपियन यूनियन। परमानेंट गेस्ट कौन है भाई इसमें? स्पेन है, याद रखना है। स्पेन जो है वो एक तरीके से परमानेंट जो है वो क्या है? गेस्ट के रूप में। G20 जो होता है वो हर साल एक तरीके से अलग अलग देश उसको अध्यक्षता करता है। 2023 अब इंपॉर्टेंट है, 2023 की प्रेसिडेंसी जो है G20 की वो हमारे देश में रखा गया था, इंडिया में। G20 का जो है वो, या इंडिया ने उसका जो संयोजन करा था, या फिर बोला जो उस मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसका थीम क्या रखा गया था? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, इसके बारे में, मतलब यहाँ भी देखो, यहाँ भी क्या चीज के बारे में बात किया जा रहा है? क्लाइमेट के बारे में एक तरीके से बात किया जा रहा है। क्लाइमेट हो गया, और दूसरा चीज पीस के बारे में, शांति। जैसे आए दिन क्या होती है कि आजकल बहुत ज्यादा अटैक वगैरह एक दूसरे देश के बीच में हो रहा है, तो उसके बारे में। तो यहाँ पर कौन कौन से देश हैं इसमें जो शामिल है? अलास्का है, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स है, मैक्सिको है, यूके है, फ्रांस है, इटली है, टर्की है, यूरोपियन यूनियन, जैसा कि मैंने बोला 2 यूनियन, एक अफ्रीकन यूनियन जो अफ्रीका का पूरा देश है, और एक तरीके से यूरोपियन यूनियन जो 27 देश है, वो ब्राजील है, अर्जेंटीना है, ठीक है, एक तरीके से साउथ अफ्रीका है जिसका कैपिटल कहाँ है? केप टाउन है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ? जिसका कैपिटल कैनबरा है। इंडोनेशिया जिसका जो एक तरीके से कैपिटल जकार्ता है। इंडिया न्यू दिल्ली।
सऊदी अरेबिया रियाद है, टर्की का अंकारा है, और एक तरीके से चाइना का बीजिंग है, जापान का टोक्यो है, और रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया, जो साउथ कोरिया सियोल है, ठीक है, और एक तरीके से रशिया, रशिया का कैपिटल कहाँ है, मॉस्को है। तो ये सब सारे जो देश हैं वो एक तरीके से ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज हैं, 19 कंट्रीज हैं, और एक तरीके से दो कौन है, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। अगर कोई पूछेगा दो ऐसे समूह कौन से हैं जो कि एक तरीके से G20 में सम्मिलित हैं, तो आप क्या बोलोगे उसमें, यूरोपियन यूनियन और एक तरीके से जो यूरोपियन समूह और एक अफ्रीकन समूह, जो यूरोपियन और एक तरीके से अफ्रीकन समूह दोनों पार्ट है किसके, G20 के। तो G20 अब बहुत बार पूछा जाता है, जिसमें ये नहीं रखना है कि फटाफट कीजिएगा, है कि नहीं, तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि जो गोल्डन क्वेश्चन है, कभी भी पूछ लिया जाता है। आगे आते हैं, अगर उत्तराखंड के बारे में बात किया जाए तो हाल ही में एक न्यूज आया है कि इन्वायरमेंटलिस्ट जो है, जो पर्यावरणविद चिंता जता रहे हैं कि क्योंकि या फिर अधिकारी परिवर्तन या फिर पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हिमालय मंदिर केदारनाथ के आसपास जो लैंडफिल साइट के टनों की अनुसूचित कचरे डालने की जानकारी रखते हैं। मतलब एक तरीके से एक इन्वायरमेंटलिस्ट है जो कि एक तरीके से आसपास में कचरा कितना इफेक्टिव हो सकता है। तो बोला जा रहा है कि जो केदारनाथ का मंदिर है उसके आसपास जो टीलों में वहां पर क्या किया जा रहा है, कचरे को डंप किया जा रहा है। कचरे को डंप करने मतलब वहां पर सूखा कचरा कहीं से लाया जा रहा है और उसको एक तरीके से वहां पर एक तरीके से डंप किया जा रहा है, जो कि आने वाले समय में हो सकता है कि खराब स्थिति पैदा कर सके। और अगर कभी लैंडस्लाइड वगैरह हुआ तो हो सकता है केदारनाथ में फिर से त्रासदी आ जाए। तो वो त्रासदी को रोकने के लिए एक तरीके से केदारनाथ में जो कचरा डंपिंग है, मतलब गार्बेज डंपिंग इन केदारनाथ को रोकना बहुत जरूरी है। बोला जा रहा है, रिवील किया गया कि 49.18 टन जो है अनप्रोसेस्ड, जिसको प्रोसेस नहीं किया गया, एक होता है प्रोसेस करना, क्या कि कूड़ा करकट मिला उसको हम लोग पूरा काट छाट के डंप किए, तो वो ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। लेकिन आप बिना उसको ट्रीट किए हुए आप उसको डंप कर रहे हैं। मतलब यह पता चला है कि 2022 से लेकर 2024 के बीच में केदारनाथ के पास 2 लैंडफिल साइट, मतलब 2 ऐसे साइट हैं जहां पर पहाड़ है, जहां पर एक तरीके से उन पहाड़ों के अंदर जो है वो क्या किया जा रहा है, कचरा, मतलब वहां रोड वगैरह बनाया गया होगा, उसके वजह से बहुत सारी चीजें खाली हो जाती है, कभी कट जाती हैं पहाड़, अब या फिर वहां पर लैंडस्लाइड हुआ होगा, वहां पर कचरा को भरा जा रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में जब भूस्खलन होगा तो क्या होगा, एक तरीके से वो कचरा बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारी त्रासदी होने का आशंका है। तो अनुसूचित जो कचरा है उसमें वृद्धि देखी गई है। 2022 में कितना था, 13.2 टन, 2023 में 18.48 टन और 2024 में अभी तक बोला जा रहा है कि 17.5 टन जो है अभी तक वहां पर एक तरीके से अनुसूचित जो कचरा है उसका जो उत्पादन में वृद्धि हो चुका है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर कचरे से रिलेटेड 2 चीजें हैं जो कि एक तरीके से डायरेक्टिव करती हैं। पहला क्या, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मतलब एनजीटी जो है वो, एंड द नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा जो NMCG है, नेशनल जो क्लीन गंगा है। अगर आपको वहां पर देखा जाए कि वो सीवेज सिस्टम देखते हैं कि किस तरीके से जो गंदा पानी है वो गंगा में छोड़ा जा रहा है। अगर ऐसा तो नहीं है कि अनट्रीटेड, बहुत बार क्या होता है फैक्ट्रीज वगैरह या फिर जो पूरे देश का जो मलबा होता है तो उनको क्या ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसको ट्रीट नहीं किया जाता। एक होता है कि आप ट्रीट करके पूरा कचरा जो उसमें जो भी मेन प्रदूषण है वो हम लोग वहां से निकाल रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसको छोड़ रहे हैं, तो वो अलग चीज होता है। लेकिन यहाँ पर रुद्रप्रयाग जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को बोला गया है, ठीक है, कि जो मंदाकिनी रिवर जो पॉल्यूट हो रहा है एक तरीके से केदारनाथ का, ठीक है, क्योंकि मंदाकिनी रिवर वहीं से आती है भाई, तो उनको एक तरीके से कैसे संरक्षित किया जाए, उनको डायरेक्टिव भी किया गया कि आप जो कौन से डिस्ट्रिक्ट को, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट को, ताकि उस पर एक तरीके से काम किया जा सके। और सही तरीके से अगर आप ट्रीट करके उसमें पानी छोड़ेंगे तो हो सकता है कि आगे चलकर वो गंदगी ना करे या गंदगी कम करें। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा, ठीक है, और आई होप सो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और एक चलिए अब आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले करंट अफेयर में, ठीक है, थैंक यू।